टॉपिक है जहाद। और जहाद क्या है, सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए जहाद क्या है। जहाद एक अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। जहाद एक अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। जहाद एक अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। इसके मायने हैं मेहनत करना या कोशिश करना। किसी भी काम को करने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है और कोशिश भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। तो कोई भी ऐसा काम जिसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं उस काम को अंजाम देने के लिए वो जहाद है। और जहाद जहज से निकला है। और शरीयत की इस्तिलाह में जहाद से मुराद हर वो काम चौक और चौक मैं कहाँ लिखूँ? मम्मा तो कुछ समझ सबसे पहले जहाद क्या है। जहाद अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मायने हैं मेहनत करना या कोशिश करना। किसी भी काम को करने के लिए हमें मेहनत करनी होती है और कोशिश करनी होती है। कोई भी स्टेज है जिस तक हमें पहुंचना है तो हमें सबसे पहले उसके लिए उसके प्रोसेस पर काम करना पड़ेगा। और ये जहाद का लफ्ज़ जहज से निकला है। इसके बाद शरीयत की इस्तिलाह में जहाद से क्या मुराद है। शरीयत की इस्तिलाह में जहाद से मुराद ये है कि हक़ की हर वो कोशिश जो दीन और दुनिया में हक़ की सरबुलंदी के लिए की जाए। इसके बाद हमें जहाद में क्या क्या करना चाहिए। जहाद में हमें अहल अयाल की जानें कुर्बान कर देना चाहिए। हक़ की दुश्मनों की जो नापाक कोशिशें हैं उनको तोड़ देना चाहिए। और जो काफिर हैं, जो कुफ़ार हैं, जो गलत कर रहे हैं, जो जुल्म से तुम कर रहे हैं, उनके जो गलत इरादे हैं उनको तोड़ देना चाहिए, उनको ख़त्म कर देना चाहिए। इसके अलावा जहाद में नेमतों का इस्तेमाल किस तरह से किया जाए। चाहे हमारी नेमतों का ताल्लुक़ जिस्म जान से हो, दौलत से हो, इल्म हिकमत से हो, इन नेमतों को अल्लाह ताला की दीन और हिमायत, अदल, इंसाफ और हक़ की सरबुलंदी के लिए इस तरह से इस्तेमाल किया जाए कि हमें कोई नुकसान ना हो। चीज़ है, ये बड़ा मसला होता है। मतलब हम जब
मैं मिसाल के लिए देता हूँ, जैसे आपके पास सोलर प्लेटें लगी हैं, सोलर प्लेट से आपने पंखा डायरेक्ट लगा दिया, पंखा चल रहा है, धूप थोड़ी कम होती है, पंखा स्थिर हो जाता है, धूप थोड़ी ज़्यादा होती है, पंखा एकदम तेज हो जाता है, क्योंकि आपने डायरेक्टली जो है वो पंखे को दरअसल इसके साथ धूप के साथ अटैच कर दिया। आप एक काम कीजिए, सोलर प्लेट को किसी बैटरी में लगाइए, बैटरी से पंखा चलाइए। बैटरी क्या करेगी, जब कम आ रहा होगा पंखे को पूरे 12 वोल्ट दे दीजिए, जब ज़्यादा हो रहा होगा तो स्लो कर दीजिए। पढ़ाने के लिए भी जो है यही एक मेथड होना चाहिए। आपके पास जो हिंट्स की चीज़ है, जो आपके पास नोट्स हैं, जो चीज़ आपके पास रिटर्न में लिखी हुई है, आपके पास इस तरह के बबल्स मौजूद हैं। ये बबल्स दरअसल क्या होता है, ये आपका इनपुट होता है, लेकिन जो आप बच्चों को दे रहे होते हैं वो होता है जो आपके अंदर होता है। सही, अगर मैं सिर्फ इन बबल्स को डिफाइन कर दूँ, शरीयत की इस्तिलाह क्या है, हर वो कोशिश जो दीन की हिमायत और हक परस्ती, हक की सरबुलंदी के लिए की जाए उसे जहाद कहते हैं। ठीक है, सही। और जहाद क्या होता है वो हमने डिस्कस कर लिया। जहाद दरअसल नेमतों का इस्तेमाल है, जहाद शरीयत की इस्तिलाह में ये है। दरअसल ये क्या हुआ, ये आपके पास जो हिट्स थी वो आपने डायरेक्टली पहुंचा दी कहाँ, स्टूडेंट्स के पास। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हिट्स आपने अपने लिए ली थी ना, आप इस पर क्या बोलेंगे। अब मैं अगर इस पर खड़ा होता हूँ, ये कहता थी शरीयत की इस्तिलाह में हर वो कोशिश जो दीन की हिमायत और हक की सरबुलंदी के लिए की जाए जहाद का। यानी इसके मायने ये हुए कि आप मुसलमान हैं, आपके सामने जब भी हक आए आप उसकी सरबुलंदी के लिए और उसकी अशात के लिए अपना रोल प्ले करें। चंदा देना हो तो चंदा दें, आपको तकरीर करनी हो तो तकरीर करें, फेसबुक पे पोस्ट लगानी हो तो पोस्ट लगाएं। अपने दीन के और हक की सरबुलंदी के लिए आप जो कुछ भी करते हैं, माली शक्ल में करें, इल्मी शक्ल में करें या तकरीर की शक्ल में करें, और बाज़ औक़ात जंग के अंदर आप तलवार लेके निकल जाएं। अब ये देखिए, ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना, ये क्या है, ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये क्या है, ये वो है जो मेरे अंदर मौजूद है। ठीक है ना, ये वो बात है जो मेरे अंदर मौजूद है। मैंने यहाँ से हिंट्स ली, हिंट से मुझे क्या पता चला, मुझे किस मौजू पे बात करनी है कि भाई आप दीन की सरबुलंदी के लिए जो भी काम अंजाम देते हैं उसी को दरअसल आप क्या कहते हैं, जहाद कहते हैं। मेरे पास जो है वो कोई आदमी आता है और आके कहता है कि मैं मदरसा खोलना चाहता हूँ, मुझे पैसे दे दें आप, तो ये जो मैं पैसे उसको दे रहा हूँ ये भी क्या है, जहाद है। ठीक है, मोहल्ले के अंदर फ़र्ज़ कीजिए कि एक बच्चे को पुलिस उठा के ले गए नाजायज़, अब उसके लिए जाके वहाँ पर हक बात कहनी है कि नहीं भाई ये बच्चा बहुत सही है, इसने ये काम नहीं किया, आपने गलती से इसको उठा लिया है। अब ये जाकर बोलना, खड़े होकर हक के लिए खड़े होना, हक के लिए कोशिश करना, ये भी क्या है, जहाद है। देखिए ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ना, ये यहाँ नहीं लिखी हुई, लेकिन यहाँ से मुझे क्या मिली है, हिंट्स मिली है। एक टीचर जो है इस बात को समझे कि वो बच्चों के सामने हिंट्स पेश ना करे। वो हिंट्स किसके लिए लिख रहा है, वो अपने लिए लिख रहा है। ठीक है, अब जैसे मैं जब इसके ऊपर बात करूंगा तो ये वाज़ेह हो जाएगी आपको बात, हक की सरबुलंदी, हिमायत और सरबुलंदी। ठीक है, दीन के मामलात के अंदर जो हक बात है उसकी हिमायत कर रहे हैं आप। ये बड़ा मुश्किल काम होता है हिमायत करना, इसमें तासुब भी आड़े आता है, बाज़ औक़ात आपकी फैमिली आड़े आ जाती है। आपकी फैमिली हक बात नहीं कह रही, आपको पता है ये हक पर कायम नहीं है, जबकि दूसरी फैमिली हक बात कह रही है। आप सिर्फ इसलिए हक की हिमायत नहीं करते कि अगर आप हक की हिमायत करेंगे तो आपका जो ख़ानदान वाले हैं वो आपके मुखालिफ हो जाएंगे। ऐसे मुकाम पर हक की हिमायत अगर आप कर रहे हैं, इससे हट कर के आपकी फैमिली नाराज़ होती है, आपकी कौम नाराज़ होती है, आपको जानी नुकसान होता है, आपको माली नुकसान होता है, इसके बावजूद हक की हिमायत करते हैं, तो यही दरअसल आपकी हिमायत, जहाद। तो जहाद के मायने बड़े वसी हैं, जद्दोजहद करना, ठीक बात पर कायम रहने के लिए अपना रोल प्ले करना, इसको आप क्या कहते हैं, जहाद कहते हैं।
इसी तरीके से नेमतों का इस्तेमाल, ठीक है, नेमतों का इस्तेमाल भी क्या है, जहाद है। इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हमारे पास कुछ पैसा है तो अगर कोई मांगने वाला आया तो हम उसको दे दें, कोई ज़रूरत नहीं, ये तो नेमत का इस्तेमाल नहीं हुआ ना। मेरा ख्याल है ये मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। नेमतों के इस्तेमाल को जहाद कैसे कहेंगे? होगा? जहाद में नेमतों का इस्तेमाल कैसे किया जाए? ये और कंफ्यूजन पैदा कर रही है वाली बात कि जहाद में नेमतों, जहाद से क्या मुराद आप ले रहे हैं? जद्दोजहद ले रहे हैं, कोशिश ले रहे हैं, तो उस कोशिश में नेमतों का इस्तेमाल कैसे किया जाए? मतलब बचा बचा के किया जाए, ये है? या चलें ये अब जैसे ये वाली हिंट है, इस हिंट का जिस टीचर ने ये हिंट लिखी थी शायद उनके पास इसका मटेरियल जहन में मौजूद हो, लेकिन क्योंकि मेरे जहन में इसका मटेरियल नहीं, मैंने इसको पढ़ा नहीं डिटेल के अंदर, इसलिए मैं इसके बारे में नहीं कह सकता कि जहाद का नेमतों के इस्तेमाल से क्या रिलेशनशिप है। लेकिन मैं अगर सिर्फ आऊँ और आके कहूँ कि भाई जो जहाद है वो नेमतों के इस्तेमाल को भी जहाद कहते हैं और ये कह के खामोशी से बैठ जाऊँ, तो असल में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको जो हिंट्स है और आपका जो पैराग्राफ है और आपकी जो मटेरियल है उसको डायरेक्टली बग़ैर किसी इंटरप्रिटेशन के, बग़ैर किसी उसको काबिले समझ बनाए बग़ैर ही मैं उसको क्या कर दे रहा हूँ, आगे डिलीवर कर दे रहा हूँ। तो उस्ताद को ये याद रखना चाहिए कि वो एक बैटरी है जिसे इनपुट लेना है और इनपुट की बड़ी अच्छी तशरीह करके, और ये तशरीह सामने जो स्टूडेंट बैठे हैं उनके लिहाज से होगी। अगर वो छोटी क्लास के बच्चे हैं तो उनके लिहाज से छोटी छोटी बातें होंगी, अगर वो बड़ी क्लास के बच्चे हैं तो उनके लिहाज से बड़ी क्लास की बातें होंगी, ठीक है। तो बराह रास्त चीज़ों को जो है वो बग़ैर इंटरप्रिटेशन के डिलीवर करने से थोड़ा इज्तनाब किया जाए, और इसका तरीका यही होता है कि हाँ भी कैसे डेवलप होता है। मैं आपको बताऊँ होता क्या है, होता ये है कि जब हम स्टडी करते हैं, यानी मेरी कल क्लास है, आज मुझे स्टडी करना है, तो मैं स्टडी ये बुनियादी नीयत लेके करता हूँ, ये बुनियादी एम होता है मेरा कि ये बात मैं बच्चों को कैसे समझाऊंगा। ये गलत मसला, ये गलत है, ये मेथड गलत है। जब आप स्टडी के दौरान ये सोचते हैं मैं ये बात बच्चों को कैसे समझाऊंगा, तो फिर दरअसल आप वो बात खुद नहीं समझते। आपका सारा फोकस ऐसा होता है कि मैं ये बच्चों को क्या बताऊंगा, तो बच्चों को बताने के लिए आप पॉइंट्स निकाल लेते हैं और जब क्लास में आते हैं तो वही पॉइंट्स वैसे के वैसे ही डिस्कस कर देते हैं। आपको पहले स्टेज के ऊपर ये समझना चाहिए कि ये चीज़ क्या है, मैं इसको कैसे समझ सकता हूँ, मेरे पास इसके लिए क्या और मिसालें हो सकती हैं, क्या मैं इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ गया हूँ। पहला स्टेज ये होता है, यानी पहला स्टेज ये नहीं होता कि हम पढ़ इसलिए रहे होते हैं कि हम बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, नहीं। पहला स्टेज ये होता है कि हम ये सोचते हैं कि क्या ये बात मैं समझ गया हूँ। अगर मुझे ये बात छोटे बच्चे को बतानी है तो मैं कैसे बताऊंगा। अच्छा, उसके बाद आप दूसरे स्टेज पर सोचते हैं कि जब मैं ये बात करने के लिए खड़ा होऊंगा तो पहले क्या बोलूंगा, फिर क्या बोलूंगा, फिर क्या बोलूंगा, फिर क्या बोलूंगा। ये होती है हिंट्स, जो बबल्स की फॉर्म में भी हो सकती है, जो आप एक पर्चे के ऊपर भी 1 2 3 4 5 पॉइंट लिख सकते हैं। तो जब आप क्लासरूम में आते हैं तो आपके पास वो पॉइंट्स होते हैं दरअसल, और उन पॉइंट्स की अंडरस्टैंडिंग आपको होती है। आप जानते हैं कि मुझे इस पर मुझे उबूर हासिल है और मैं इसको बयान कर सकता हूँ। मेरे पास 10 मिसालें हैं, मैं एक मिसाल दूंगा, अगर बच्चा नहीं समझेगा तो मैं दूसरी मिसाल दूंगा, दूसरी मिसाल नहीं समझेगा तो तीसरी दूंगा, ठीक है। तो ये इनिशियल स्टेज पर असातिज़ा का प्रॉब्लम होता है। जब वो पढ़ाने के लिए खड़े होते हैं तो उनका जो पूरा जहन होता है वो ये होता है कि वो बच्चों को कैसे समझाएंगे, ठीक है। और बच्चों को समझाना उनका मकसद होता है, खुद समझना उनका मकसद नहीं होता। इसीलिए बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि पूरा साल हमने एक सब्जेक्ट पढ़ाया और सब्जेक्ट पढ़ाने के बाद अच्छा पढ़ाया, बच्चों ने उसको ताबिश तो बंद हो गया, नहीं चल रहा है एक मिनट, ओके, बच्चों ने उसको समझा भी, लेकिन ये कि जब आप अगले साल पढ़ाने के लिए खड़े हुए तो आपको फिर चाहिए हिंट्स,
फिर चाहिए वही सारी चीज़ें, इसलिए कि आपके पास स्टोरेज नहीं हुआ। ठीक है, तो मैं फिर आपसे गुजारिश करूंगा कि जब भी आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ाने की तैयारी करते हैं तो प्लीज़ उसके लिए ये मत सोचें कि हम बच्चों को क्या बताएंगे। उसके लिए ये सोचें कि क्या ये बात जो आप पढ़ रहे हैं आपको क्लियर हो गई है, आपको वाज़ेह हो गई है। ठीक है, पहला तो ये बात। फिर दूसरा स्टेज क्या होता है कि अब मैं ये बात वाज़ेह करने के लिए स्टार्ट क्या लूँगा, अगला स्टेप क्या लूँगा, उससे अगला स्टेप क्या लूँगा, उससे अगला स्टेप क्या लूँगा। उसके लिए आप क्या बना लेते हैं, पॉइंट्स बना सकते हैं, बबल्स बना सकते हैं। ठीक है, और जब आप उन पॉइंट्स को बोर्ड पर लिखें या इन बबल्स को बोर्ड्स पर लिखें तो ऐसा नहीं है कि आपने वो पॉइंट लिखा उसके बारे में पढ़ के सुना दिया, ये पॉइंट लिखा इसके बारे में पढ़ के सुना दिया, ये वाला पॉइंट लिखा इसके बारे में पढ़ के सुना दिया और बोला बस ठीक है। यानी आपने दरअसल क्या करा, वो जो हिंट्स थी जिसके ऊपर आपकी स्टडी है वो स्टडी तो अपने तक महदूद रख ली और वो जो सिर्फ हिंट्स थी वो बच्चों तक ट्रांसफ़र कर दी। बच्चों तक हिंट्स तक ट्रांसफ़र नहीं करनी, हिंट्स के ज़रिए तसव्वुरात ट्रांसफ़र करने, उन बबल्स के ज़रिए जो उसके अंदर बात छुपी हुई है और जो डिटेल है वो ट्रांसफ़र करनी है। छोटेपन में ऐसा था हमारे साथ भी, जब हम पढ़ाना शुरू हुए थे तो हमारे साथ भी ऐसा था। हम एक सब्जेक्ट को पढ़ाना है, एक पीरियड है 40 मिनट का, तो हम ये सोचते थे 40 मिनट में बच्चों को क्या क्या कराएंगे। मैं ये वाला पैराग्राफ पढ़ के सुना दूंगा, इसके अंदर ये 2 लफ्ज़ मुश्किल अल्फाज हैं ये बता दूंगा, ठीक है, और 1-2 सवाल क्लास में दे दूंगा और कहूँगा बच्चे आप लोग कर लो। तो ये 40 मिनट में बड़ा अच्छा हो जाता है। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि ये पैराग्राफ मुझे बच्चों को डिलीवर करना है, पहले ये पैराग्राफ मैं समझूं, इसका मफ़हूम क्या है, ये क्या कह रहा है, माशरे से इसका क्या ताल्लुक़ है, अखलाक़ी पहलू इससे क्या निकल रहा है, समाजी पहलू इसका क्या निकल रहा है। मैं तो ये बात कई दफ़ा समझा चुका हूँ। जब भी आप कोई बात पढ़ाएं तो आप सोचें उसके अखलाक़ी पहलू क्या हैं, उसके समाजी पहलू क्या हैं, उसके नफ्सियाती पहलू क्या हैं, और ये सारी बातें जब आप गौर कर लें तो फिर अब आप को ये जब पढ़ाने के लिए खड़े होंगे तो आप एक टॉपिक लिखेंगे, बोलेंगे जी इसका जो समाजी पहलू है वो ये है। वो समाजी पहलू लिखा हुआ नहीं होगा बहुत सारा वहाँ कि जो लिखा और आपने पढ़ के सुना दिया, ऐसा नहीं होगा, बल्कि आपको क्योंकि उस मौजू पर ग्रिप है, आप उस मौजू पर डिटेल में जानते हैं चीज़ों को, लिहाजा आप जो है वो उस पर बोलना शुरू हो जाएंगे कि भाई इसका समाजी पहलू ये है, इसका अखलाक़ी पहलू ये है। ठीक है।